जी, आप क्या काम करते हैं? जी हाँ सर, मैं इलेक्ट्रीशियन का काम करता हूँ सर। आप सिर्फ इंडिया में काम किए हैं, बाहर कभी नहीं गए हैं? हाँ सर, मैं बाहर कभी काम नहीं किया है, सिर्फ इंडिया में काम किया हूँ। इंडिया में अच्छा 4 साल काम किया हूँ सर, और बाहर जाना चाहता हूँ। ठीक है, अब बताइए कि करंट कितने तरह का होता है? जी सर, करंट जो होता है दो तरह का होता है, एसी करंट और डीसी करंट। अच्छा, ये जो एसी डीसी है, इसमें दो चार अंतर आप बताइएगा, क्या अंतर है दोनों में? हाँ सर, बिल्कुल बता सकता हूँ सर। ये जो एसी करंट होता है ना सर, इसको स्टेबलाइजर की मदद से या ट्रांसफार्मर की मदद से घटाया बढ़ाया जा सकता है, जबकि डीसी जो होता है इसको इतना आसानी से घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। एसी को बहुत ज्यादा वोल्टेज बढ़ा के और बहुत दूरी तक, हजारों किलोमीटर तक आदमी इसको भेज सकता है। डीसी को इतना दूरी तक नहीं भेजा जा सकता सर। एसी में जो है ये फ्रीक्वेंसी होता है, जैसे कि ये 50 हर्ट्ज इंडिया में लागू है, और इंडिया में 50 हर्ट्ज पे सब कुछ, सब डिवाइस काम करता है। सारा जो सप्लाई सिस्टम है वो सब 50 हर्ट्ज के लिए बना हुआ है। और डीसी में कोई सप्लाई या फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, ये 0 फ्रीक्वेंसी पे काम करता है सर। ये जो जितने पावर प्लांट्स है, हाइड्रो पावर प्लांट्स, थर्मल पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, इन सब से जो बिजली उत्पन्न की जाती है सब सर एसी में, एसी सप्लाई ये सब बनाती है। डीसी के सोर्स अगर बात किया जाए सर, तो ये सोलर सिस्टम से जो हमको मिलता है ये डीसी सप्लाई मिलता है, और बैटरी से जो हमको सप्लाई मिलता है ये डीसी सप्लाई है सर। अच्छा, एक बात बताइए, वोल्टेज और करंट में क्या अंतर है? ये दोनों अलग अलग है ना, तो क्या अंतर है इन दोनों में? हाँ सर, वोल्टेज और करंट बिल्कुल अलग चीज है। जैसे जो वोल्टेज है ना, ये सर, ये जो हमारे घरों में, जैसे कि हमारे घरों में 220 वोल्ट आता है, तो ये फिक्स है, ये 220 वोल्ट ही आता है। लेकिन ये जो करंट है हमारा, ये डिपेंड करता है कि हम कितना यूज कर रहे हैं। जैसे अगर हमारे घर में सप्लाई आया है तो 220 वोल्ट वो आया है। अब जैसे हम कुछ नहीं चला रहे हैं, एसी, फ्रिज, कूलर, बल्ब, पंखा कुछ नहीं चला रहे हैं, तो हमारे घर का जो करंट होगा वो 0 है अभी। लेकिन जैसे जैसे हम लोग लोड बढ़ाना शुरू करेंगे, कुछ एसी, फ्रिज, कूलर वगैरह सब चालू करना शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे ये करंट का वैल्यू बढ़ेगा। लेकिन जो वोल्टेज है ये फिक्स है, मतलब 220 वोल्ट यूज करें तो भी है, नहीं करें तो भी है, ये फिक्स क्वांटिटी है। और करंट, जैसे कि मैंने बताया कि ये घटते बढ़ते रहता है, जितना ज्यादा यूज करेंगे उतना ज्यादा ये होगा। जैसे अगर हमारे घर में मान लीजिए कि 1 kV का लिए हम ले लिए हैं सप्लाई, तो 5 एम्पियर के आसपास जो हमको सप्लाई मिलने का अलाउ है। अगर हम लोग कोई चीज यूज नहीं करेंगे तो 0 एम्पियर का करंट हमारे घर में यूज होगा। लेकिन जैसे जैसे हम लोग लोड बढ़ाएंगे तो ये एम्पियर 1, 2, 3, 4 बढ़ना शुरू होगा। अगर हम 5 एम्पियर से ज्यादा सप्लाई लेने लगते हैं तो हमको ओवरलोड में हमारे गिनती होगा कि हम ओवरलोड खर्चा कर रहे हैं। लेकिन जो उस वक्त भी जो वोल्टेज होगा वो फिक्स है, 220 वोल्ट यूज करे तो भी, नहीं यूज करे तो भी, ओवरलोड हो जाए तभी, ये फिक्स रहेगा, वो उतना ही रहेगा 220 वोल्ट। और ये जो करंट है ये घटेगा बढ़ेगा हमारे लोड के ऊपर। वोल्टेज और करंट को किस यूनिट में मापा जाता है? उसका यूनिट क्या है? हाँ सर, जो वोल्टेज होता है ना, इसको वोल्ट में मापते हैं, वोल्ट मीटर से, और जो करंट है इसको एम्पियर में मापते हैं, एमीटर से। अच्छा, फ्यूज क्या होता है? फ्यूज क्या होता है? जी, ये जो फ्यूज होता है ना सर, ये एक सुरक्षा का डिवाइस है, जिसका यूज करके हम लोग अपने आप को सुरक्षित करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से। हम अपने डिवाइस को सुरक्षित करते हैं, अपने आप को सुरक्षित करते हैं सर। अच्छा, ये जो फ्यूज है ये हमको, हमारे घर को कैसे सुरक्षित बनाता है? हमारे मशीनरी को कैसे ये सुरक्षा प्रदान करता है? जी सर, ये क्या होता है, एक्चुअली जब हमारे घर में सप्लाई आता है तो वो जो वायर आता है ना, उसको एक जो फेज आता है उसको काट के एक जगह से, उसको सीरीज में हम लोग फ्यूज को लगा देते हैं। जैसे एक वायर आया, उसके बीच से काट देंगे एक जगह से सिर्फ फेज को, और एक छोर को, फ्यूज के एक छोर को इनपुट से, और वहां से दूसरे छोर से उसका आउटपुट ले लेंगे और वो सप्लाई हमारे घरों में चला जाएगा। या फिर एसी, फ्रिज, जो भी चला रहे हैं हम, उसमें उसको सप्लाई दे देंगे। अब जैसे ही जो फ्यूज होता है सर, उसका रेटिंग फिक्स होता है। जैसे कोई 5 एम्पियर का है, 4 एम्पियर का है, 2 एम्पियर का है, तो उसका रेटिंग फिक्स है। उससे जैसे उससे ज्यादा करंट हम लोग, हमारा डिवाइस लेना शुरू करता है, तो फ्यूज जो है वो, उसका जो फ्यूज के अंदर जो वायर होता है वो गल जाता है, और हमारा जो सप्लाई होता है वो कट जाता है। ऐसे में अगर कुछ शॉर्ट सर्किट हो रहा हो या ओवरलोड हो गया है तो वो फ्यूज खराब हो जाता है सिर्फ, और हमारे घर को पूरा बचा लेता है। तो फ्यूज को हम लोग दोबारा रिप्लेस कर देते हैं और फिर से हमारा घर का सब सप्लाई शुरू हो जाता है। फ्यूज कितने तरह का होता है, कुछ बता पाएंगे आप? एक री वायरेबल फ्यूज आता है, एक कार्टेज फ्यूज आता है, एक
डी टाइप का फ्यूज भी आता है, एक HRC फ्यूज आता है सर। ये 2-3-4 तरह का ये फ्यूज है सर। अच्छा, ये जो MCB है ये क्या है? जी सर, ये जो MCB है ये भी एक सुरक्षा डिवाइस है जिससे हमको अपने घर को सुरक्षित करते हैं। ये MCB का फुल फॉर्म मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। तो फिर यही जो काम फ्यूज भी करता है, फिर ये महंगा MCB लाने की क्या जरूरत है? जी हाँ सर, फ्यूज और MCB दोनों का काम एक ही है। फ्यूज में प्रॉब्लम ये है कि जब भी वो एक बार ओवरलोड में या शॉर्ट सर्किट में वो जब फ्यूज जो गल जाएगा फिर उसको रिप्लेस करना पड़ता है, या फिर अगर रिवायरेबल है तो उसको वायर को दोबारा कनेक्ट करना पड़ता है। कभी कभी हम लोग देखते हैं घर में कोई नहीं रहता है या फिर कोई टेक्नीशियन नहीं है, लोग डरते हैं इसको रिप्लेस करने से, तो हमारा काम रुक जाता है घर पे। तो MCB है जो इजी है, इसको अगर ट्रिप करके आया, ओवरलोड के प्रॉब्लम आया है या शॉर्ट सर्किट का प्रॉब्लम आया है, ट्रिप करके आया, तो उसको दोबारा इजी एक स्विच की तरह से इसको दोबारा हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, रीस्टोर कर सकते हैं। फ्यूज में दोबारा उसको बदलना है, हो सकता है कि हम हैं भी घर पे और इसको हमारे पास वो फ्यूज अवेलेबल नहीं है जिसकी वजह से हमारा काम रुक जाएगा। और बहुत सारे इलेक्ट्रिशियन भाई क्या करते हैं कि जल्दीबाजी के चक्कर में फ्यूज के जगह पे वायर कनेक्ट कर देते हैं, जिससे वो तो वायर तो रेटेड करंट का नहीं होता है, तो उससे कभी कभी बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये उतना सुरक्षित नहीं है जितना MCB है, इसलिए आजकल मॉडर्न जमाने में जो है MCB का ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा, फ्यूज में लोग बोलता है ये सिंगल पोल है, डबल पोल है, 3 पोल है, इसका क्या मतलब है? ये पोल का क्या मतलब होता है? जी सर, ये जो MCB का पोल का कंसेप्ट है, जो अगर सिंगल पोल का है, जैसे हम लोग को अगर एक पंखा चलाना है, एक बल्ब चलाना है, तो उसमें 2 वायर जाता है, एक फेज और एक न्यूट्रल। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अगर सिंगल पोल का MCB है ना, तो सिर्फ फेज को सीरीज में वो MCB को कनेक्ट कर देते हैं, और फिर सिर्फ फेज को जब हम लोग उसको ट्रिप कराते हैं, ऑफ करते हैं, तो सिर्फ फेज का सप्लाई कटता है, न्यूट्रल अभी भी कनेक्टेड रहता है डिवाइस से। जैसे अगर हम लोग कभी कभी एक स्विच को ऑफ करके जब पंखा का रिपेयरिंग करने चले जाते हैं कभी कभी, तो न्यूट्रल के थ्रू भी थोड़ा सा करंट जाता है, जिसकी वजह से हमको वहां पे झटका कभी कभी थोड़ा सा लग जाता है। तो ये अगर हम लोग डबल पोल का वहां पे MCB यूज करेंगे तो फेज और न्यूट्रल दोनों में वो कनेक्ट रहेगा, और जब हम उसको ट्रिप कराएंगे तो फेज और न्यूट्रल दोनों को ट्रिप करा देगा। ऐसे में वो ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा सर। तो पोल मतलब यही है कि जो एक वायर को डिस्कनेक्ट करे या कनेक्ट करे तो वो सिंगल पोल का है, जो 2 वायर को डिस्कनेक्ट कनेक्ट करता है तो वो डबल पोल का है, जो 3 वायर को कनेक्ट डिस्कनेक्ट करता है तो वो ट्रिपल पोल है या 3 पोल का है। यही सब पोल का यही निकला। अच्छा, ये MCCB होता है, ये क्या होता है? जी सर, जो ये MCCB होता है ये MCB का ही बड़ा रूप है, जो ये थोड़ा इसका रेटिंग थोड़ा हाई होता है, 100 एम्पियर से ऊपर के लिए ये आता है। ये भी MCB की तरह से ही काम करता है। जब शॉर्ट सर्किट हो जाए हमारे घर में या फिर ओवरलोड का केस आता है तो ये ट्रिप का। ओके, अच्छा ये बताइए कि एक ELCB होता है, नाम सुने हैं आप? ELCB और RCCB, ये क्या है? हाँ सर, नाम से सुना हो सर। RCCB जो होता है ये रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर होता है, और ELCB जो है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है। ये ज्यादा सुरक्षित है क्योंकि ये ओवरलोड को भी मापता है, अगर रेटिंग से ज्यादा ओवरलोड हो जाएगा तो भी ये ट्रिप कर जाएगा, अगर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो भी ट्रिप कर जाएगा, अगर लीकेज करंट का प्रॉब्लम आएगा तो भी ये ट्रिप कर जाएगा। तो इस हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो जी ये और एडवांस है, ये डिवाइस जो है और एडवांस है सेफ्टी के मामले में। सर अभी आप बोल रहे थे लीकेज करंट, ये लीकेज करंट क्या होता है? हाँ सर, जो लीकेज करंट होता है ना, जैसे कि हमारा कोई मोटर है तो मोटर में फेज से जो करंट आ रहा है वही करंट जो है न्यूट्रल से वापस आता है। ये जो जैसे कि ये सर फेज, जैसे हमारा सर एक मोटर है उसमें हम लोग सप्लाई दिया है, तो फेज से जो करंट आता है वही न्यूट्रल से वापस चला जाता है। तो अगर 5 एम्पियर का करंट आ रहा है तो वही 5 एम्पियर का करंट न्यूट्रल से वापस चला जाता है। लेकिन कभी कभी कुछ प्रॉब्लम की वजह से अगर वायर कहीं टच कर गया है कि या किसी और मामले से, या फिर पानी का छींटा पड़ गया है वायर पे, तो क्या होता है सर, करंट की जितना करंट आता है उतना वापस नहीं जाता है। कुछ करंट जो है मोटर के बॉडी में चला जाता है और वो अर्थ हो जाता है। तो ऐसे में जितना करंट आता है उतना वापस नहीं जाता है। तो ये जो है ये इसी करंट को जो वापस नहीं जाता, जैसे कि 5 एम्पियर का करंट आ रहा है और 4.9 एम्पियर का करंट वापस जा रहा है, तो ये 0.1 एम्पियर का जो करंट है वो लीक कर जाता है, ये अर्थ में चला जाता है। या कभी कभी हम लोग को ही कभी कभी शॉर्ट लगता है, तो ऐसे में जितना करंट आ रहा है उतना वापस नहीं जाता है, कुछ करंट हमारे थ्रू अर्थ में चला जाता है।
तो वो भी ये जो डिवाइस है ELCB RCCB ये इसको भी सेंस कर लेता है कि हाँ कुछ लीकेज हो रहा है करंट, अब इसको ट्रिप कर देना चाहिए। अच्छा, ये जो ELCB है या RCCB है ये ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट करंट को तो माप लेता है कि ओवरलोड हो रहा है, ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है तो इसको पढ़ लेता है। ये कैसे पढ़ लेता है कि इसमें लीकेज करंट कुछ आ गया इस सर्किट में, इसको ट्रिप करा देना चाहिए, ये कैसे वो सेंस करता है? कुछ आइडिया है आपके पास कि ये काम कैसे करता है? हाँ सर, जो MCB होता है या ELCB या जो भी डिवाइस है CLC का, ये ओवरलोड करंट और शॉर्ट सर्किट को आसानी से माप लेता है। लेकिन ये जो लीकेज करंट को मापने का ये पैमाना है, तो ये जो ELCB है ना, इसमें ये भी सिस्टम फिट है उसके अंदर कि ये जितना करंट जा रहा है उतना करंट वापस आ रहा है कि नहीं, इसके अंतर को ये देखता है कि जितना जा रहा है उतना आ रहा है कि नहीं। अगर 100 मिली एम्पियर से कम करंट का अगर लीकेज हो रहा है तो ये चलने देता है। अगर 100 मिली एम्पियर से अगर ज्यादा करंट लीक हो रहा है तो ये फिर ये ट्रिप कर जाता है। जैसे अगर हम भी टच कर रहे हैं, हम अगर मान लीजिए कि हम किसी कारण से हम वायर को पकड़ लिए या फिर हमको शॉर्ट लगने लगा, तो ऐसे में कुछ करंट हमारे थ्रू हमारे अंदर चला जाता है। अगर ये 0.1 एम्पियर से ज्यादा का करंट हमारे अंदर आएगा तो ये सेंस कर लेगा ELCB कि ये जो डिफरेंस है न्यूट्रल और फेज के बीच में जो करंट की डिफरेंस है ये 0.1 एम्पियर यानी कि 100 मिली एम्पियर से ज्यादा लीकेज है, तो अब इसको ट्रिप करा देना चाहिए और ये ट्रिप कर देता है। ये एडवांस टेक्नोलॉजी है, इसका बहुत फायदा है। देखिए, ये जो इंटरव्यू था ये स्क्रिप्टेड इंटरव्यू था। मैं जो पूछने वाला था इनको पता था कि ये क्या पूछने वाले हैं और ये अपना जवाब रेडी रखे थे। तो ये सिर्फ इसलिए किया गया ऐसे कि आपका टाइम पास ना हो, आपको जल्दी जल्दी कुछ सीखने को मिल जाए, और इसलिए इसको जल्दी जल्दी और पॉइंट टू पॉइंट बात किया गया है। हाँ, जैसे कि सर ने कहा कि ये एक स्क्रिप्टेड इंटरव्यू है, मतलब कि ये जो पूछना वाले थे मैं उसको क्वेश्चन पहले से पता था कि ये क्या क्या करने वाले हैं, बस इन्होंने पूछता और मैं बताने चला गया। तो इंटरव्यू ऐसे नहीं होता है कि हम फ्रेंकली इतना बोल रहे हैं, एक के बाद एक जवाब दे रहे हैं या हर बात का जवाब दे रहे हैं, ऐसे नहीं होता है। कुछ मिस भी करता है आदमी, कभी कभी तो लोग 50% तक मिस कर जाते हैं, वो अगला पूछ रहा है हम बता नहीं पा रहे। तो इससे घबराना नहीं है कि ये तो बहुत एडवांस जानता है या फिर ये इस तरह का इंटरव्यू दे रहा है, ऐसा इंटरव्यू नहीं होता है एक्चुअली। और लोग अटकते हैं बोलने में या फिर कुछ सवालों का जवाब ही नहीं दे पाते हैं। तो ये सब सिर्फ आपको इसलिए किया गया है यहाँ पे कि हमने कि आपका टाइम बच जाए और आपको कुछ सीखने को भी मिल जाए कि कैसे बोलना है, आपका बोलने का बिहेवियर क्या है, एक्टिंग कैसे करना है, ये आपको सिखाया जा रहा है इसमें कि आपको बोलना कैसे, घबराना नहीं है और बहुत ज्यादा आगे भी बढ़ चढ़ कर नहीं बोलना है, जितना पूछा जाए उसका जवाब देना है। और हमने यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन के लिया था। अगर इस तरह से हम लोग बात करें तो और भी बहुत सारे इंटरव्यू के लिए हम लोग वीडियो लाने वाले हैं, फीटर से रिलेटेड भी और इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड भी और AC टेक्नीशियन से रिलेटेड भी। तो आप लोग जुड़े रहिए और इसको आगे देखते रहिए। ये कभी भी आप मत सोचिए कि इतना अच्छा तो मैं नहीं बोल पाऊंगा इंटरव्यू में, मेरे जाने से कोई फायदा नहीं है या फिर मैं नर्वस हो जाता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं भी इंटरव्यू देने जाऊंगा, जब रियल इंटरव्यू तो नहीं दे पाऊंगा, ऐसे बोल नहीं पाऊंगा। तो ये थोड़ा भी मत घबराइए, और घबराने से काम खराब हो जाता है। आप कभी भी इंटरव्यू देने जाइए तो ये निर्धड़क रहिए कि आपकी जितना आता है उतना तो हम बोल पे करेंगे, जो नहीं आता है उसको हम कहाँ से बोल देंगे। जादू तो नहीं चलाएंगे ना कि जो नहीं जानते हैं वो भी जान जाएंगे ऐसे टाइम में। तो घबराने से काम और खराब होगा, जो आपको याद है वो भी भूल जाइएगा। तो इतना फिक्स रहिए कि अगला जो पूछेगा जितना आता है उतना तो आएगा ही, जो नहीं आता है वो कहाँ से अब आएगा। तो आप इंटरव्यू देने से मत डरिए, बिंदास इंटरव्यू दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गलतियां सबसे होता है, और 1-2-4 इंटरव्यू जब आप दीजिएगा तो मतलब कि आपको आदत हो जाएगा, आपको मतलब कि आप भिड़ सकते हैं क्लाइंट से कि आप गलत बोल रहे हैं, मैं सही बोल रहा हूँ। आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा और आप में डर खत्म हो जाएगा। कोई भी चीज करने से ही होता है, आप कीजिए, अच्छा करेंगे आने वाले दिनों में। बेस्ट ऑफ लक।